नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम डेली लक्ष्य बुक पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रेड की। डेली इस बुक को पढ़ते हुए हमने इंडियन हिस्ट्री पूरी कर लिया और अब हमारा राजस्थान हिस्ट्री का राजस्थान के किसान आंदोलन टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस के अनुसार हम ये बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रत्येक टॉपिक हम डेली क्लियर करते हैं, एक टॉपिक तो, और फनी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बेगू किसान आंदोलन, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन हमने कल पढ़ लिया था। तो स्टार्ट करें। चित्तौड़गढ़ रियासत में बेगू का किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था। बेगू किसान आंदोलन का आगाज 1921 में होता है, जब बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ था 1922 में। तो उससे एक साल पहले 1921 में बेगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था। बेगू के किसानों में जो क्रांति आई थी वो बिजोलिया किसान आंदोलन से ही आई थी। यानी हम देखें तो यहाँ पे बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में और यहाँ पे बेगू चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। तो जब यहाँ से बिजोलिया से ये लोगों किसानों को जब सफलता मिल रही थी, तो इनका पता बेगू किसानों को भी चल रहा था कि किस प्रकार से जो किसान है वो जागीरदारों के आगे अपना जो हक है वो ले रहे हैं। और जब बिजोलिया के जो नेता थे, जैसे विजय सिंह पथिक है, रामनारायण चौधरी हैं, वो इधर-उधर जाते थे तो वो भी इस प्रकार से जिक्र करते थे कि आप जागीरदारों के आगे मत झुको, क्रांति लाई जा सकती है इनके विरोध में, ठीक है ना? आप लगान वगैरह मत भरो। तो इस प्रकार से इन लोगों में भी क्रांति आई और इन्होंने भी आंदोलन करने की सोची। अब इन किसानों ने एक जगह इकट्ठा होने की सोची और स्थान डिसाइड किया, बेगू का मेनाल। मेनाल स्थान, और विशेष रूप से आता है नाम भैरू कुंड का। कौन सा नाम आता है? भैरू कुंड। यानी भैरू कुंड के समीप ये लोग इकट्ठे हुए। ट्रिक से हम याद करेंगे कि किसान गए कैसे, जल्दी-जल्दी को मारवाड़ी कहते हैं बेगा-बेगा, ठीक है ना? बेगा-बेगा किसान गया और 1921 यानी 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, किसके? भैरू जी के प्रसाद चढ़ाया 21 रुपए का, और किसान आंदोलन का आगाज किया। यानी मैनाल के भैरूकुंड में ये लोग इकट्ठे हुए 1921 में और आंदोलन की शुरुआत की। और इन लोगों ने निश्चय किया कि बेगू में भी लाग-बाग, बेगार और ऊंची लगान को ठिकाने की मनमर्जी के अनुसार न देकर जायज व न्यायपूर्ण बनवाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। और पथिक जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी को सौंपा। पथिक जी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जुड़े थे, ये बाद में आए थे, जबकि यहाँ पे जो नेतृत्व किया था वो रामनारायण चौधरी ने किया था। और महिलाओं का नेतृत्व किया था अंजना चौधरी ने, जो रामनारायण चौधरी की बीवी थी, अंजना चौधरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे महिलाओं का नेतृत्व करने वाले में नाम आता है अंजना चौधरी, और पुरुषों का नेतृत्व किया था श्री रामनारायण चौधरी ने। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व न करने के पीछे भी यहाँ पे एक कारण है, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने जो बिजोलिया के किसानों को कुछ जो फैसले दिए थे या फिर कुछ राय दी थी, वो असफल भी हुई थी। क्योंकि जब विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसानों को ये बोलते हैं कि आप जमीन से इस्तीफा दे दीजिए, तो वहां पे जो जागीरदार हैं वो जमीन से इस्तीफा देने के बाद में किसानों की जमीन को नीलाम करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से विजय सिंह पथिक के कारण किसान है वो अपनी जमीन से हाथ धो बैठते हैं, और तब विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से भी एक रूप से हट जाते हैं वहां पे। तो विजय सिंह पथिक ने यहाँ पे डायरेक्ट नेतृत्व नहीं किया, यहाँ पे सौंपा किसको? रामनारायण चौधरी को। और रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने निर्णय लिया कि हम फसल का कुंता नहीं कराया जाएगा, यानी खड़ी फसल का कोई भी हिस्सा तय नहीं कराएंगे, लागतें और बेगार भी नहीं देंगे, और सरकारी कार्यालय अदालतों का बहिष्कार करेंगे। 2 वर्ष तक इस प्रकार की खींचतान चलती रही, और यहाँ पे बेगू के ठाकुर थे अनूप सिंह। अनूप सिंह थक गया और इन्होंने सुलह करने की सोची, और सुलह करने के लिए राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के बीच में समझौता हो गया। अब राजस्थान सेवा संघ का नाम यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि रामनारायण चौधरी विजय सिंह पथिक हैं, वो राजस्थान सेवा संघ से बिलोंग करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि बोल्शेविक समझौता अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ जो विजय सिंह पथिक के बीच में हुआ था। क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ था बोल्शेविक। तो अनूप सिंह इनकी सभी जो मांगे हैं वो मान लेते हैं, लेकिन ये मांगे हैं वो कौन नहीं मानता है? सरकार नहीं मानती है, और सरकार इसे बोल्शेविक फैसले की संज्ञा देती है। बोल्शेविक का अर्थ होता है जनता के दबाव में किया गया फैसला। यानी सरकार ने ये बोला कि अनूप सिंह ने, जो किसान है, उनके दबाव में आकर ये फैसले लिए। इस प्रकार से अनूप सिंह को भी उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया और ठिकाने पर मुसलमात बैठा दी गई। और यहाँ पे एक बहुत ही भ्रष्टाचारी व्यक्ति था, लाला अमृतलाल, इसको बेगू का मुंसलिम नियुक्त कर दिया गया। अब यहाँ पे जांच के लिए वही ट्रेंच आता है जो बिजोलिया में भी गया था। तो यहाँ पे सरकार, क्योंकि मिस्टर ट्रेंच हैं वो बंदोबस्त अधिकारी थे मेवाड़ के, तो मिस्टर ट्रेंच आते हैं यहाँ पे, लेकिन किसान ट्रेंच को स्वीकार नहीं करते, इसके कमीशन का बहिष्कार करते हैं। तो ट्रेंच ने एक तरफा निर्णय दे दिया कि आप किसानों की मत सुनो, और जो अमृतलाल था उसको बता दिया कि आप तो
जोर जबरदस्ती करके इनसे हिस्सा ले लो अपना। और अमृतलाल ने सरकारी सेना से लगान वसूल करना शुरू कर दिया। तो ये जोर जबरदस्ती देख के किसानों ने सोचा कि हमें वापस कहीं इकट्ठा होना चाहिए। इस प्रकार तो ये ट्रेंच आया है, ये भी हमारा काम खराब कर गया, है ना? तो हमें तो कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही चाहिए कि भी हम लाला अमृतलाल का क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे तो जो ठाकुर है अनूप सिंह, उसको भी इन्होंने नजरबंद कर दिया। तो ये लोग इस प्रकार से चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं गोविंदपुरा में। गोविंदपुरा में इकट्ठे होते हैं, जबकि हम बिजोलिया किसान आंदोलन में नाम देखते हैं गिरधारीपुरा। बिजोलिया किसान आंदोलन का नाम है जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो स्थान है गिरधारीपुरा और ये स्थान है गोविंदपुरा। तो किसान गोविंदपुरा में 13 जुलाई 1923 को इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है ट्रेंच के द्वारा। ये ट्रेंच यहाँ पे पहुंच जाता है और 13 जुलाई 1923 को यहाँ पे गोलीबारी करता है किसानों के ऊपर। यहाँ पे दो मोस्ट इंपोर्टेंट नेता हैं, किसान शहीद हो जाते हैं, रूपा जी और करपा जी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूपा जी, करपा जी कौन से किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। तो ये बेगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे और गोविंदपुरा हत्याकांड में शहीद हुए थे। और डेट आती है 13 जुलाई 1923, 13/7/23। अभी 2023 चल रही है और ये कहानी है 1923 की। बाद में स्वामी विजय सिंह पथिक जी भी यहाँ पे आते हैं और बागडोर संभालते हैं। तब किसानों का असहयोग आंदोलन पूर्णता पर पहुंच गया था और किसानों ने लगान और बेगार देना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और जो दे रहा था बेगार, उनका उन्होंने सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया था। लेकिन पथिक जी को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया, यानी जुलाई में ये घटना हुई थी और सितंबर में आगे जाके इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 5 वर्ष की कैद की जाती है। और बाद में पथिक जी 1927 में रिहा होते हैं। आंदोलन के कारण बने दबाव की वजह से जो बेगू ठिकाना है वहां पे मनमानी के राज और ठाकुरशाही के स्थान पर बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई, लगान की दरें निर्धारित की गई, अधिकांश लागें वापस भी ली गई और बेगार प्रथा को समाप्त किया गया। बेगू वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो ये इतना लक्ष्य बुक में दिया हुआ था। अब इसी को या फिर अन्य जो भी चीज बची है उसको हम डायग्राम से देखेंगे। तो ये इस प्रकार से ये राजस्थान का मैप है थोड़ा सा, ठीक है ना? तो यहाँ पे पड़ता है बेगू चित्तौड़गढ़ में। 1921 से 1925 तक ये आंदोलन चलता है। शुरुआत होती है भैरूकुंड मैनाल चित्तौड़गढ़ से। बेगू भी मेवाड़ का ठिकाना था और यहाँ पे नेतृत्व करते हैं रामनारायण चौधरी और महिला नेतृत्व करती हैं इनकी पत्नी अंजना देवी चौधरी। रामनारायण चौधरी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया था पथिक जी ने। अब यहाँ पे किसानों की जानकारी के लिए ये ट्रेंच आयोग गठित होता है और किसानों ने इसका बहिष्कार किया, ठीक है ना? और यहाँ पे नेतृत्व संभालते हैं फिर मुस्लिम नियुक्त किया जाता है लाला अमृतलाल। इससे पहले अनूप सिंह और जो राजस्थान सेवा संघ है उनके बीच में समझौता हुआ था, उसको सरकार ने बोल्शेविक बोल के टाल दिया था और अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया। और इसी की चर्चा करने के लिए गोविंदपुरा में इकट्ठे होते हैं किसान और यहाँ पे ट्रेंच पहुंच जाता है 13 जुलाई 1923 को। रूपा जी, करपा जी किसान शहीद हो जाते हैं। बाद में विजय सिंह पथिक आते हैं, इनको 5 साल की सजा सुना दिया जाता है और बाद में धीरे-धीरे करते ये लगान और कर है वो कम कर दिए जाते हैं यहाँ से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आगे वाले वीडियो में हम दूसरे किसान आंदोलन की बात करेंगे। जय हिंद।